हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम चरण जिसे कहा जाता है उदारवादी चरण बोला जाता है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इस पूरे वीडियो में मैं आपको तीन स्तर या तीन प्रकार से इसे समझाने का प्रयास करूँगा। एक जो ये दौर था, मतलब 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब प्रारंभ हुई और अपने पैरों पर खड़ी हुई, तो उस दौर में उनके द्वारा जो लड़ाई लड़े गए वो किस प्रकार से लड़े गए, वो लड़ने वाले लोग कौन थे, वो किस उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे, इन सब के बारे में मैं आपको एक व्यापक समझ के रूप में बताऊंगा, ताकि आपको एक ओवरऑल थोड़ी बहुत जानकारी रहे इसके बारे में। दूसरा, पीटी परीक्षाओं में या प्रारंभिक परीक्षाओं में इससे प्रश्न कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको बताते चलूँगा। साथ ही मेंस परीक्षाओं में यानी कि मुख्य परीक्षाओं में आपसे नोट्स के रूप में कैसे इससे पूछा जाता है और कैसे आपको लिखना है, ये भी मैं आपको अपने स्तर से बताते चलूँगा। याद रखिए, लिखावट जब भी लिखिए आप अपने स्तर से लिखिए, मेरे स्तर से या किसी शिक्षक या किसी कोचिंग के स्तर से नहीं। यदि ऐसा होगा तो सारे बच्चे एक ही लिख देंगे और फिर वहाँ नंबर गड़बड़ा जाएगी। जो भी लिखिए आप अपने स्तर से लिखिए। तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि आप उन घटनाओं के प्रति, आप उन चीज़ों के प्रति जो उस दौर में हुई थी उसके बारे में व्यापक समझ रखिए। यदि व्यापक समझ है और शब्द आपके, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए, हमने इसका हेडिंग दिया है आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि मॉडर्न इंडिया का है, तो वही पढ़ रहे हैं। और क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब 1885 में गठित हुई तो उसके कुछ चरण थे। पहला जो था वो 1885 से 1905 तक के चरण को उदारवादी चरण बोला जाता है। 1905 के बाद गांधी युग का जो चरण था, उस समय कुछ तोड़ मोड़ फोड़ तड़ोड़ चल रहा था और उसे प्रायः उग्रवादी चरण बोला जाता। उसके बाद गांधी युग आ गया और गांधी युग को भी दो भागों में बांट के पढ़ा जाता। अब एक ही ध्यान रखेंगे कि उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण दोनों को मिला दीजिए तो फिर गांधीवादी चरण आता है, और गांधीवादी चरण भी दो भागों में था। खैर, वो आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके मन में सवाल आना चाहिए कि आखिर इसे उदारवादी चरण क्यों कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से 20 साल तक के जो उन्होंने क्रियाकलाप किए, उन क्रियाकलापों के आधार पे इसे उदारवादी चरण कहा जाता है। और वो जो क्रियाकलाप थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे, वो अपनी मांगों को, वो अपनी ज़रूरतों को, वो अपनी इच्छाओं को ब्रिटिश शासन के सामने संवैधानिक और कानूनी दायरों में रखते थे। मांग पत्र, प्रार्थना पत्र, अति उत्तम और निरीह शब्दों में वो प्रार्थना पत्रों को लिखा करते थे। और उन्हें ये लगता था कि अंग्रेज के जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो बुरे हैं, अंग्रेज के शासक बुरे नहीं हैं। तो हो सकता है शासक तक जब हमारी बात पहुंचेगी तो हमारी बात को मान लेंगे। तो चूंकि इनके जो क्रियाकलाप थे उसमें कहीं भी अंग्रेजी शासन को कोई खतरा महसूस नहीं होता था और किसी भी प्रकार से महसूस नहीं होता था, और इनकी जो मांगे थी वो एकदम बिल्कुल रक्तहीन और बहुत ही क्या कहते हैं निचले स्तर की थी, इसलिए इन्हें उदारवादी चरण कहा जाता है। लेकिन क्या ये इतने निरीह थे जितने लोग समझते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं, या जैसा हो सकता है हम समझ लेते हैं, या ये एक तैयारी थी आगे आने वाले ताकतवर आंदोलनों के लिए? ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में इस तरह से, मेंस परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम दौर के उदारवादी चरण के नेताओं ने आगामी भारत के विशाल आंदोलनों के लिए एक चौका तैयार किया, चौकी तैयार किया? तैयार किया तो कैसे तैयार किया? तो इस दृष्टिकोण से भी आपको देखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए कि भारतीय इतिहास, आधुनिक इतिहास में अंग्रेजों के द्वारा कैसे कैसे शोषण किए जा रहे थे और किस प्रकार से शोषण किए जा रहे थे, इसकी शुरुआत लिखित बौद्धिक रूप में इन्हीं
नेताओं ने किया था। आपको याद होगा कि कैसे दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। फिरोज शाह मेहता जैसे लोग जो थे वो किस प्रकार से अंग्रेजी सिस्टम की बखियाँ उधेड़ा करते थे। हालांकि बहुत ही क्या कह सकते हैं, साधारण ही शब्दों में करते थे ताकि अंग्रेज नाराज न हो जाए, लेकिन उन्होंने शुरुआत किया। एक चीज़ और ध्यान रखें कि कोई भी देश जो होता है, जो बनता है, वो दो तरह से बनाया जा सकता है। एक, हथियार लिए बम फोड़े बना लिए, दुनिया के उदाहरण आप देख सकते हैं। दूसरा, जो देश बनते हैं उसमें कुछ मूवमेंट होते हैं, वहाँ राजनीतिक आज़ादी की क्या कह सकते हैं, लड़ाई चलाई जाती है। और वो जो लड़ाई होती है, हो सकता है कि वो कभी रक्त वाला हो, कभी रक्तहीन हो, लेकिन वो थोड़ी लंबी चलती है। जब लंबी लड़ाई चलती है तो वहाँ के नेताओं को, वहाँ की जनता को उस राजनीतिक लड़ाई का अनुभव प्राप्त हो जाता है। और जब एक बार अनुभव प्राप्त हो गया तो वो जो जनता होती है उसके लिए हमेशा तैयार होती है। इसको एक मैं उदाहरण से समझाता हूँ। हमारे पड़ोस में दो देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश जो था वो पहले बंगाल महाप्रांत का एक अंग था। बंगाल महाप्रांत के जो राजनीतिक लोग थे वो अंग्रेजों के संपर्क में बहुत पहले से आए और राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ी जाती है उन्हें पूरी तरह से पता था। तो आप देखेंगे कि 1947 तक उन्हें पता था कि राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, और कभी कांग्रेस के साथ तो कभी मुस्लिम लीग के साथ, जैसे भी उन्होंने लड़े, उन्होंने राजनीतिक लड़ाई लड़ी। तो राजनीतिक लड़ाई लड़ने का उनके पास व्यापक अनुभव था। ठीक वही आप पश्चिमी पाकिस्तान के पास चले जाइए, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से है। वहाँ के जो राजनीतिक थे उन्हें ये सब कुछ अनुभव प्राप्त नहीं था। वो 37 तक उन्हें ये मालूम नहीं था कि हमें पाकिस्तान भी बना लेना है। जब उन्होंने मांग की और भयानक रक्तपात हुआ तो भाई एक देश बन गया पाकिस्तान। अब देश तो बना, लेकिन देश चलेगा कैसे, देश चलाएगा कौन? देश चलाने में जो वास्तविक राजनीतिक योग्यताएं होती हैं, क्या वैसे लोग थे, वैसे सूझबूझ वाले लोग थे? मैं वहाँ के उस दौर के राजनीतिकों को क्या कहते हैं, कुछ गलत या नीच या हीन बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वहाँ के जो राजनीतिज्ञ थे उन्हें वो व्यापक अनुभव राजनीति का प्राप्त नहीं था जो भारत में या बांग्लादेश में, आधुनिक बांग्लादेश में राजनीतिक लोग थे, उन्हें अनुभव प्राप्त था। कैसे? सो देखिए, जब पाकिस्तान बना तो वहाँ भाषा संबंधित विवाद थे। जब भारत बना तब भी भाषा संबंधी विवाद थे। अब देखिए दोनों देशों ने अपने अपने भाषाओं से संबंधित विवाद को कैसे सलटा। इसके अलावा दोनों देशों में, मतलब भारत और पाकिस्तान में बहुत सारे ग्रुप्स थे, बहुत सारे क्या कहते हैं संस्कृतियां थी। तो देखिए भारत ने अपने यहाँ के सांस्कृतिक लोगों को कैसे देखा और निपटाया मामलों को, और वहाँ को कैसे निपटाया। इसके अलावा अब भारत पाकिस्तान से हट भी जाइए तो पूरी दुनिया जो उस दौर में आज़ाद हुआ, वहाँ के क्या कहते हैं राजनीतिक लड़ाई को विश्लेषित कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो भी देश राजनीतिक लड़ाई को थोड़ा लंबा लड़ा और शुरुआत उदारवाद से करके चला, वो देश टिकाऊ हुआ, वो देश शाश्वत हुआ, और उस देश के जो राजनीतिक और सामाजिक जो लोग जितने भी थे सबको एक व्यापक राजनीतिक अनुभव प्राप्त हुआ। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आज भी हम जब किसी सरकारी बाबू के पास जाते हैं तो प्रार्थना पत्र लिखते हैं, हम लेटर लिखते हैं, और वो लेटर किन शब्दों से शुरू करते हैं? ये कहीं ना कहीं उन्हीं उदारवादी लोगों की देन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम दौर में छाए हुए थे। आज भी हम अपने सरकारी तंत्र के पास जब जाते हैं तो अहिंसक रूप से ही जाते हैं, प्रार्थना पत्र इत्यादि हाथ जोड़ के ही गांधीवादी, जिसे प्रायः बाद में गांधीवादी तरीका बोला गया, उसी तरीके से काम को निपटाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हम बम लेके चले जाएंगे, बारूद फोड़ दे, नहीं, ऐसा नहीं होता। देश सिस्टम से चलता है, देश तरीकों से चलता है, देश कानून से बंध के चलता है, और देश चलाने वाले कौन होते हैं? वो शासन में बैठे हुए तंत्र, लेकिन चलेगा कौन? जनता चलेगी। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जनता प्रशिक्षित होनी चाहिए कि हमें कैसे चलना है, और उस जनता को प्रशिक्षित करने का प्रारंभिक कार्य इन्हीं उदारवादी लोगों ने किया। ये इनकी सबसे बड़ी देन थी। समझ रहे बात को? तो एक मॉडरेट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट 1885 से 1905। तो एक कुछ डाटा हमने लिखा है, इसके बाद हमें बताएंगे कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, उन्होंने कौन कौन से प्रयास किए, क्या उनके प्रयास फलीभूत हुए, और जब फलीभूत नहीं हुए तो फिर देश में क्या हुआ। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना तो उस समय देश पर अंग्रेजी शासन था। जो लोग थे वो
1857 की क्रांति को भूले नहीं थे, किस तरह से व्यापक रक्तपात दोनों ओर से हुआ था। तो जब लोगों ने अपनी राजनीतिक लड़ाई अंग्रेजी माध्यम से ही, उस समय अंग्रेजी माध्यम बोलता हूँ, अंग्रेजी माध्यम इसलिए कि जैसे अंग्रेजी संस्थाएं थी उसी तरीके से इन्होंने भी अपने प्रत्युत्तर में लड़ाई शुरू की। तो कौन लोग थे इसमें शामिल? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठित हुई या उस तरह के जो भी उस समय संगठन बन रहे थे वो कौन लोग थे? उसमें कुछ प्रकार के लोग थे। एक तो बहुत ही उच्च जमींदार प्रकार के लोग थे। ये जमींदार सब थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सब थे। लेकिन चूंकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी इसीलिए कुछ लोगों ने क्या कहते हैं, कांग्रेस को उच्च सवर्णों का संगठन भी बोलते थे। हालांकि वो एक आरोप था, और आरोप हो सकता है सही भी हो, आप डाटाओं को निकाल के देख सकते हैं, लेकिन लगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम चरण थे उसमें जो न्यू पॉलिटिशियन थे, राजनीतिक लोग थे, ये उच्च जमींदार थे। इसके अलावा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये सब उसमें शामिल थे। अब सवाल उठता है कि आखिर इनके मन में इस तरह की भावनाएं क्यों जागी? और दूसरा कि अंग्रेजों के साथ रहने से, अंग्रेजों के मतलब साथ में रहने से इनमें ये भावना जब जागी तो इन्होंने जो तरीके अपनाए, मतलब अंग्रेजों से लड़ने के, तो आखिर वो तरीकों को उन्होंने कहाँ से सीखा? तो ध्यान दीजिए, जब आप आधुनिक भारतीय इतिहास को देखेंगे तो 1757 के प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद जब भारत में बंगाल महाप्रांत में अंग्रेजों का कब्जा हो गया और कालांतर में 1857 आते आते पूरा भारत घुटना टेक दिया अंग्रेजों के पास, तो अंग्रेजों को देश चलाने के लिए लोग चाहिए थे। स्पष्ट बात है, लोग चाहिए थे। अब वो लोग उनके पास, मतलब अंग्रेजों के पास किस किस रूप में गए? सेवक के रूप में गए, मतलब उनके घर के काम करने वाले, खाना बनाने वाले, झाड़ू करने वाले, माली का काम करने वाले। इसके अलावा बहुत सारे लोग उनके यहाँ लिपिक के रूप में गए, मतलब वो क्या कहते हैं, कर्मचारी वृंद जिनको बोल सकते हैं आधुनिक रूप में। इसके अलावा बहुत सारे लोग उनके कुछ और निजी कामों करने के लिए गए, और फिर शासन प्रशासन में भी लोग जाने लगे। इसके अलावा बहुत सारे व्यापारी लोग भी थे जो अंग्रेजों के साथ गुथे हुए थे। ये जो व्यापारी वर्ग था, मतलब उस दौर में, उसमें पारसी लोग बहुत आगे थे। तो इसलिए देखिएगा कि उस दौर के नेताओं में पारसी नेता भी बहुत ज़्यादा थे। इसके कारण था कि पारसी लोग जो थे वो व्यापारी वर्ग से आते थे, और दूसरा बात है कि उनका खान पान, रहन सहन जो था वो अंग्रेजियत से कुछ मिलता भी था। इधर भारतीय समाज में क्या था कि विदेशियों से ज़्यादा मोल जोल नहीं रखता था। ये कारण था कि कुछ लोग पीछे रह जाते थे या रह गए। लेकिन पारसी लोग जो थे, जैनी लोग जो थे, वो इस मामले में थोड़ा आगे आए, और उस दौर में ये जो राजनीतिक थे वो उसी वर्ग से भी आते थे। चूँकि ये वर्ग जो था ये लिबरल था, लड़ने झगड़ने में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। यही कारण है कि इस दौर में भी ये जो लोग थे और इनकी जो नीतियाँ थी ये उदारवादी थी। चूँकि ये लड़ना झगड़ना नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि बिजनेस, व्यापार, कार व्यापार चलते रहे और हम अपनी मांगों को मांगते रहे। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते थे कि जब कोई लोग होता है, जब कोई तंत्र होता है, जब कोई व्यवस्था होती है, तो उसमें जो लोग होते हैं वो कहाँ से आते हैं, किस पृष्ठभूमि से आते हैं, और जब वो जुड़ाव महसूस करते हैं तो किन स्तरों पर करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों के काल का उदारवादी काल को उदारवादी चरण या काल कहा जाता है। इस समय कांग्रेस की नीतियां काफी उदार थी एवं यह लोग अपने को ब्रिटिश प्रजा मान उससे न्याय की आशा करते थे। अर्थात ये जो लोग थे अपने आप को ब्रिटिश प्रजा मानते थे, और ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स उनके साथ न्याय करेंगे। यहाँ का जो तंत्र है वो खराब है। ध्यान रखिए, ये शुरुआत थी। हालांकि उन्होंने कभी भी और किसी भी प्रकार से ब्रिटिशर्स के प्रति कोई ऐसी क्या कहते हैं लाग लपेट नहीं रखा जिससे अपने देश के लोगों में कोई बहुत ज़्यादा भी अनुराग व्यक्त हो सके। ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ये तो अंग्रेज के पिट्ठू थे। वो पिट्ठू नहीं थे, वो अंग्रेज के चापलूस नहीं थे, अंग्रेजों के चमचे नहीं थे। बस वो ये चाहते थे कि हमारा जो जन है वो इन तंत्रों के प्रति, इस सिस्टम के प्रति जागृत हो और अपने अधिकारों को पहचाने। आज भी हमारे देश में इसकी बहुत घोर कमी है। इस
इस समय कांग्रेस पर पत्रकार, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि का प्रभाव था। ये परीक्षाओं में भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम दौर था उसमें किन वर्गों का ज़्यादा प्रभाव था। तो जमींदारों के साथ साथ पत्रकार, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर। अब ये लोग देखिए, ये लोग कौन थे? इन्हें पत्रकार कौन बनाया? अंग्रेज बनाया। वकालत कहाँ करते थे? अंग्रेजी कोर्ट में करते थे। ये इंजीनियरिंग कहाँ करते थे? अंग्रेजों के जो बड़े बड़े इंजीनियर्स थे उनके साथ जुड़े हुए लोग थे। ये डॉक्टर थे, डॉक्टरी कहाँ पढ़े? अंग्रेजी सिस्टम में पढ़े। तो चूंकि ये अंग्रेजी सिस्टम में पढ़े, अंग्रेजी ज़्यादा लोग थे लोग, तो ये लोग भी अंग्रेजों की तरह ही सोचते थे, लेकिन भारतीय बन करके। यही कारण है। अब एक चीज़ ध्यान रखें कि ये सब बनने के लिए उस समय भी संसाधन चाहिए, क्या कह सकते हैं, पैसे चाहिए। तो कौन बन सकता था? तो जो तत्कालीन समय में उच्च वर्ग था उसी के लोग बनते थे, जिन्हें प्राय आज हम सवर्ण कहते हैं। इसी पृष्ठभूमि के लोग थे। यही कारण है कि कांग्रेस के प्रथम दौर में ना खाली सवर्णों का ही मतलब क्या कह सकते हैं जमावड़ा रहता था। अब इसमें कोई क्या कहते हैं उपहास उड़ाने वाली बात नहीं है। जो लोग थे उन्होंने इसे बनाया। और ध्यान रखें कि कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने धीरे धीरे सभी लोगों को अपने में समाहित किया। हालांकि कालांतर में क्या, उस समय नहीं। इनकी नीतियां क्या थी? यह सब लोग कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। इनकी क्रियाकलाप एवं नीति धीमी थी परंतु क्रमबद्ध थी, जिसने भारत में क्रमबद्ध राजनीतिक विकास प्रारंभ किया। इसको ध्यान रखेंगे। भारत में क्रमबद्ध राजनीति के जो प्रारंभ था, इसका श्रेय इन्हीं उदारवादियों को दिया जाता है। क्रमबद्ध मतलब हर चीज सिस्टम्स। सोचिए, यदि इन्होंने बम बारूद फोड़े होते, बहुत तरह के अताताई वाला काम किए होते, तो क्या आज का समाज हमारा ऐसा हो पाता? देखिए, भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है और हर संस्कृति की, हर जाति की अपनी एक विशेषता है और विशिष्टता है। अब सबके हाथ में हथियार थमा दिए जाते तो फिर आधुनिक क्या कह सकते हैं, संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये जो राजनीतिक थे, इन्होंने अहिंसक चीज़ों को अपनाया। यही कारण था कि कालांतर में गांधी ने भी अहिंसक चीज़ों को ही अपनाया। उन्हें पता था कि भाई यदि हम इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत आगे चल के व्यापक समस्या हो जाएगी। यानी कि ये लोग जो थे वो आधुनिक भारत को एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान कर रहे थे कि हमारा देश कैसे आज़ादी तक चलेगा और आज़ादी के बाद भी चलेगा। और आज भी हम उसी व्यवस्था और सिस्टम के अनुसार चल रहे हैं। हालांकि उसका बाद में बहुत व्यापक बदलाव हुआ, लेकिन आज भी देखिएगा कि संसद में जब पक्ष विपक्ष के लोग लड़ते झगड़ते हैं तो क्या करते हैं? विपक्ष वाले क्या करते हैं? बम फोड़ते हैं? नहीं, वो बाहर आके धरना प्रदर्शन करते हैं, बैठ के धरना प्रदर्शन करते हैं, झंडा उठा के धरना प्रदर्शन करते हैं। क्यों करते हैं? वो चाहते तो ये सब नहीं भी कर सकते हैं। नहीं, यही हमारे यहाँ सिस्टम है। वो एक तरह से ये पक्ष और विपक्ष के जो लोग होते हैं, एक तरह से हमें आपको मीडिया और विभिन्न तंत्रों के माध्यम से सूचित करते हैं और साथ ही साथ पीछे में आपको दीक्षित भी कर रहे हैं कि कैसे राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाती है। तो क्रमबद्ध राजनीति की प्रारंभ इन्हीं उदारवादियों की देन है। तो ये जो थे, ये मैंने आपको क्या बताया कि ये कौन लोग थे, किस पृष्ठभूमि से आए थे और ये क्या कर रहे थे। अब देखते हैं कि इनके जो क्रियाकलाप थे वो किस प्रकार से थे और इन्होंने क्या क्या किया। अब देखते हैं इनके कार्य प्रणाली एवं मांग, जो इनका वर्किंग सिस्टम था और इनके डिमांड्स क्या थे। परीक्षाओं में दोनों से पूछता है, पीटी परीक्षाओं में भी पूछ लेगा और मेंस में तो खैर पूछेगा। मैंने सारा चीज़ को उसी तरह से रखा। उदारवादियों की कार्य प्रणाली एवं उनकी मांग, वर्किंग सिस्टम ऑफ मॉडरेट एंड देयर डिमांड्स। तो मैंने पहले भी बताया कि इनकी जो कार्य प्रणाली थी बिल्कुल उदारवादी थी और ये पूरी तरह से कानूनी तरीकों के अधीन ही रहते थे। प्रार्थना पत्र देते थे, प्रतिवेदन देते थे और साथ ही उन प्रतिवेदनों में, प्रार्थना पत्रों में अंग्रेजी शासन की या अंग्रेजों सरकार की या अंग्रेजों की बड़ाई भी किया करते थे, प्रशंसा किया करते थे, ताकि अंग्रेज नाराज न हो जाए। सोचिए, ये लोग इस तरह से करते थे। मैंने लिख रखा कि यह अपने मांगों को ब्रिटिश सरकार से कानूनी तरीके से मांगते। भाषण, लेखन, प्रतिवेदन में तीनों में ब्रिटिश सरकार की प्रशंसा करते एवं समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के द्वारा जनता को जागृत करते।
देखिए मैंने नोट में लिखा है कि इस दौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मात्र 3 दिन होता था। ये जो फ्रॉग वाला, मेंढक के टटराने वाला जो कहानी था वो यही से आया था कि ये लोग 3 दिन बैठते थे। इन 3 दिनों में ये लोग बैठ के विचार करते थे कि क्या मांग मांगना है, और जो मांग रखते थे वो उसमें पहले तो अंग्रेजी सरकार की बड़ाई करते, प्रशंसा करते और फिर मांगों को मांगते थे। अंग्रेज माना तब भी ठीक, नहीं माना तब भी ठीक, मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और साथ ही ये जिस जिस क्षेत्र से आते थे उस क्षेत्र में ये जाते थे। चूंकि ये पत्रकार थे, वकील थे, इंजीनियर थे, तो वहाँ पत्र पत्रिकाएं निकाला करते थे और उन पत्र पत्रिकाओं के द्वारा जनता को जागृत करते, जनता से कहते कि देखिए हमारा ये मांग है, हमने ये मांगा है और इस मांग को मांगने से ये चीज़ सुविधाएं आपको प्राप्त होगी, और हमने क्या क्या मांगों को मांगना। ये अपने अपने क्षेत्र में जाते थे। सोचिए बड़ी बात है, जनता जो बिल्कुल अशिक्षित थी, अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल जागृत नहीं थी और अपने सारे नागरिक अधिकारों से भी वंचित थी। उस जनता में इन जैसे लोगों ने जा करके आंशिक एकदम शुरुआत से जागृति की लौ जलाई। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह हमारे देश के प्रारंभिक राजनीतिक मनीषी थे, ऋषि थे, जिन्होंने हमारे देश में राजनीतिक आंदोलन की लौ जलाई। तो इस तरह से इनका होता था। अब इनकी मांगों को 3 चरणों में रखा जा सकता है या रखा गया। इनकी जो मांग थे वो 3 चरण में थे। क्या क्या थे? पहला है प्रशासनिक मांग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स। प्रशासनिक मांगों में क्या था कि समान शर्तों के साथ भारतीयों का लोक सेवा में चयन। देखिए उस दौर में जो होता था, अंग्रेजों के लिए अलग सेवा शर्त होती थी, भारतीयों के लिए अलग सेवा शर्त होती थी। तो इन्होंने मांगा कि देखिए ऐसा है कि ये गलत चीज़ है, हमको भी उसी समान रखा जाए। हालांकि अंग्रेज माने नहीं। दूसरा था उनका शिक्षा का प्रसार। ये इनका कहना था कि देखिए प्राथमिक शिक्षा पर भी आप कुछ ज़्यादा पैसा खर्च कीजिए, लोगों को शिक्षित कीजिए, जागृत कीजिए। इनकी ये मांग थी। तीसरा मांग था समाज कल्याण। समाज कल्याण में आता था जो अकाल वगैरह उस दौर में आती थी, सूखा पड़ता था, भयानक भयानक अकाल आते थे, बहुत सूखा पड़ता था। उनका कहना था कि देखिए आपके पास में पूरा मशीनरीज है, आप उस मशीनरीज का उपयोग करके आप कम से कम लोगों को भूखे मरने की नौबत में मत लाइए, कम से कम लोगों को खाना पानी दीजिए, ताकि जो लोग भूखे मर रहे हैं ये हटे। कम से कम देश में जो अभिशप्त स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसमें कम से कम आप सुधार कीजिए। साथ ही हमारे देश में बहुत सारे सामाजिक क्या कह सकते हैं बुराइयां थी, इनकी ये मांग थी कि उसको भी हटाया जाए। हालांकि बहुत सारे सामाजिक बुराइयां हट चुकी थी, लेकिन फिर भी अन्य प्रकार की चीज़ें स्थापित थी हमारे देश में, तो उसमें भी ये सुधार चाहते थे। अगला था इनका आर्म्स एक्ट में छूट। उस समय भारतीयों को शस्त्र रखने की छूट नहीं थी, सिर्फ अंग्रेज रख सकते थे। तो उनका कथन था कि देखिए ऐसा रखिए कि आर्म्स एक्ट में का दायरा बढ़ाइए, भारतीयों को भी हथियार रखने को छूट प्रदान किया जाए। इसके अलावा इनकी एक मांग नागरिक अधिकार भी थी। नागरिक अधिकार का मतलब हुआ कि जितने भी लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, उन्हें लिखने पढ़ने बोलने की आज़ादी प्रदान की जाए। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को आप अंग्रेजी शासन के नीतियों पर ही तौलिए और सारा चीज़ को बंद कर दीजिए। उस समय अंग्रेज क्या करते थे कि किसी भी लेख को देखते थे कि क्या ये अंग्रेजी राज के समर्थन में है कि नहीं। अब आपको मैंने पहले बोला कि ये मांग प्रशंसा करते थे। प्रशंसा करने का मूल कारण ऐसा नहीं था कि मैंने पहले भी बोला कि ऐसा नहीं था कि उनके चापलूस थे या पिट्ठू थे। वो दौर ऐसा था कि यदि अंग्रेजी शासन के विरोध में लिखते तो उनके जो समाचार पत्र थे बंद कर दिए जाते, पत्रिका थे वो बंद कर दिए जाते, उनको जेल भेज दिया जाता था। बहुत सारे उस दौर में पॉलिटिशियन जेल भेजे भी गए। तो इसीलिए पहले प्रशंसा करते थे और बाद में मांग रखते थे। तो इससे क्या होता था कि अंग्रेज खुश हो जाते थे और देखते थे अच्छा मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, मतलब इनको जेल उल में नहीं ले जाते थे और इन पर भ्रिकुटी टेढ़ा नहीं करते थे। तो वही नागरिक अधिकार की मांग इन्होंने की कि देखिए हमें भी लिखने पढ़ने बोलने की आज़ादी प्रदान की जाए। ये इनकी प्रमुख प्रशासनिक मांगे थी। इसके अलावा इनकी संवैधानिक मांग थी। ठीक है, इनकी संवैधानिक मांग क्या थी कि विधायिका में भारतीयों की संख्या में वृद्धि हो, यानी कि जो वर्किंग सिस्टम है विधायिका का उसमें भारतीयों की संख्या की वृद्धि हो। साथ ही वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 2 भारतीय सदस्यों को रखा जाए। उस दौर में बड़ा टेढ़ा मांग था सब कि भारतीय सदस्यों को भी कम से कम 2 भारतीय सदस्यों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में रखा जाए। भाई क्या है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो थी वो पूरे भारत को चलाती थी। तीसरी जो इनकी मांग थी संवैधानिक मांग कि भारत में ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा के समान स्वशासन हो, यानी कि भारत को भी ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा की तरह हमको भी स्वशासित
होने की अनुमति प्रदान की जाए। ये इनकी प्रमुख संवैधानिक मांगे थी। और ये तीनों ध्यान रखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखें कि जब आप परीक्षाओं में जाएंगे तो अपने ही स्तर से लिखेगा। हमने सिर्फ एक 3 दृष्टिकोण से आपको बताया है कि कैसे कैसे उन मांगों को रखा गया था और कैसे वो लोग मांगते थे। तीसरा है आर्थिक मांग, इकोनॉमिक डिमांड्स। आर्थिक मांग में इनका जो मुख्य मांग था कि भारत से जो धन निष्कासित हो रहा है उसको रोका जाए, जैसा दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अब भारत से धन किस तरह से निकल रहा था, तो सैन्य व्यय में निकल रहा था, भारी कल पुर्जों की आपूर्ति में निकल रही थी, और साथ ही भारत पर जो अंग्रेजी पूरा सिस्टम खड़ा था उनके वेतन भत्ते पेंशन में पैसा चला जा रहा था। तो इस 3 तरह से सारा पैसा जो था विदेश चला जा रहा था, मतलब इंग्लैंड चला जा रहा था। तो उनकी यह मांग थी कि सैन्य व्यय में कटौती की जाए, देशी उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए, भू राजस्व कम किया जाए, नमक कर समाप्त एवं कृषि का विकास किया जाए। ये इनकी प्रमुख मांगे थी जो आर्थिक थी। नमक कर को समाप्त कर दिया जाए, कृषि कर में थोड़ा छूट दिया जाए, उसमें कृषि कर बहुत लगता था। आप प्रेमचंद की कहानी या शरचंद की कहानियों में उस दौर में कैसे कृषक परेशान रहते थे देख सकते हैं। और साथ ही जो विभिन्न किसान आंदोलन होते थे उसकी पृष्ठभूमि में यही कृषि पर जो अधिभार था उसकी क्या कह सकते हैं मुख्य कारण था। सैन्य व्यय, देखिए अंग्रेजों के जो सैन्य व्यय था वो बहुत ज़्यादा था और सारा सैन्य व्यय भारतीय वहन करते थे। यानी कि पूरे दुनिया में जो अंग्रेज घूम घूम के सबको पीट रहे थे वो पैसा और रक्त भारतीयों का था, नाम अंग्रेजों की थी। देसी उद्योग को संरक्षण, इनका कहना था कि भाई देखिए देसी उद्योग को भी संरक्षण दीजिए। हालांकि कभी भी अंग्रेजों ने देसी उद्योग को संरक्षण नहीं दिया, और दिया भी तो मजबूरी में दिया। आपको एक उदाहरण बताता हूं, जैसे जमशेदपुर में टाटा ने अपना जमशेदपुर में क्या कहते हैं लोहे का संयंत्र बैठाया, तो कभी भी अंग्रेजों ने उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा। कब देखा? जब मजबूरी हो गई, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और इंग्लैंड से उस तरह के सामानों का जो युद्ध और इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास के लिए जो आने का जो सामान था उसमें बाधा उत्पन्न हुई, तब उन्होंने टाटा को बोला कि भाई देखिए आप भी हमको कुछ सामान वगैरह बना के देखिए। और तब टाटा कंपनी ने उन्हें बहुत सारे ऐसे सामान बना के दिए जो उनकी युद्ध और साथ ही क्या कहते हैं अन्य ज़रूरतों को पूरा कर सकता था। तो इस प्रकार से यदि उन्होंने संरक्षण दिया भी जिसका वो दंभ भरते हैं तो वो मजबूरी में दिया, जानबूझ के नहीं दिया। नमक कर का तो पता है कि बाद में कैसे गांधी जी ने आंदोलन भी चलाया। तो ये सब उनकी संवैधानिक मांगे थी। उनकी संवैधानिक मांग क्या थी? 3 प्रकार की, पहला प्रशासनिक, दूसरा संवैधानिक, तीसरा आर्थिक। और तीनों मांगों को मैंने लिख दिया है, देख लीजिए, मैंने बोल भी दिया, उसको ध्यान रखेंगे। और साथ ही अन्य चीजें आप भी और भी जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 मांगे रखे और इनकी मांगों को नहीं मानते थे, नहीं मानते थे, कभी मान भी लेते थे, थोड़ा बहुत सुधार कर देते थे ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। एक चीज ध्यान रखें कि अंग्रेजों के लिए यह जो नीति थी इनकी लड़ने की काफ़ी मुफीद थी। उसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बल नहीं लगाना पड़ रहा है, मांग आया, मानना मन है मानेंगे, नहीं मानेंगे हटाओ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीयों के लिए भी मुफीद थी। अब भारतीय जो थे वो अपने मांगों के प्रति सजग होने लगे। याद रखिए, सजग हुए नहीं, सजग होने लगे। और इसी सजगता का लाभ कालांतर में गांधी युग में 3 चरणों में उठाया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसका सबसे अंतिम परिणति 1942 का आंदोलन था। देखिए 1942 का जो आंदोलन था पूरी तरह से जन जागृति आंदोलन था। उसमें कांग्रेस के सारे लीडर जेल में थे, मुस्लिम लीग चुपचाप बैठा हुआ था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सीधा जनता की जागृति थी। ये जो जनता की जागृति थी इन्हीं उदारवादियों की अंतिम परिणति थी। इन उदारवादियों की जो क्या कह सकते हैं जनता जागृति का जो दीपक जलाया गया था उसी की वो अंतिम परिणति थी। कोई भी सत्ता जो है तभी डरती है जब उसके पास 2 कारण उत्पन्न हो जाए। पहला, उसे यह भय हो जाए कि बंदूक से कोई उसकी सत्ता को हटा दे सकता है, और नहीं तो जिस आधार पर उसकी सत्ता चल रही हो आधार खिसक जाए। गांधी और इन उदारवादियों ने उसके उस आधार को ही खिसका दिया, यानी कि जनता ही इतनी जागृत हो गई कि वो अंग्रेजी शासन को सहने को तैयार नहीं थी। अब अंग्रेजों के पास कोई चारा नहीं था, जो चारा था उन्होंने वो किया। तो इस चीज़ को लिखते समय और पढ़ते समय इस दृष्टिकोण को भी ध्यान रखेंगे। तो ये था इनकी कार्यप्रणाली एवं मांग। अब देखते हैं इनकी सफलता एवं असफलता, अर्थात ये अपने चीज़ों में कहाँ तक सफल हुए और इन पर क्या असफलता के आरोप लगते हैं।
अब देख लेते हैं लास्ट में इनके कार्यों का मूल्यांकन, जो आपसे परीक्षाओं में पूछता है, खास करके मेंस में, पीटी परीक्षाओं में भी, पीसीएस के परीक्षाओं में भी तथ्यों को रख के आपसे आपके भाव विचारों के आधार पर प्रश्न पूछ सकता है। इसको ध्यान रखेंगे। उदारवादियों के कार्यों का मूल्यांकन। देखिए, इनके कार्यों का मूल्यांकन इनकी सफलता और असफलता के आधार पर ही बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये बहुत से कार्यों में असफल ही रहे। मान के चलिए कि यदि आपको जिस तरह से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे उस आधार को देखेंगे तो अधिकतर कार्यों में जो मांग इनकी थी उन पर ये असफल ही रहे। मतलब जितने भी मांग मांगे, अंग्रेजों ने एक भी मांग को नहीं मांगी। लेकिन इनके कार्यों का मूल्यांकन हम सिर्फ और सिर्फ सफलता और असफलता के कसौटी पर नहीं कर सकते। ध्यान रखेंगे, हम इस आधार पर भी देखेंगे कि इनकी मांगों ने ब्रिटिश और भारतीय राजनीतिक लोगों के बीच में कैसे संबंधों को स्थापित किया। क्या आगे चल के जो भारतीय राजनीतिक वर्ग था उनकी मांगें जो थी इन्हीं आधारों पर समर्थित थी या नहीं थी। साथ ही इन्होंने अपनी मांगों के द्वारा ब्रिटिशर्स को क्या समझाया, सो बाद की चीज़ है। सबसे पहली बात कि इन्होंने अपने जनता को कैसे समझाया कि क्या क्या चीज़ है और क्या मांगे मांगी जा रही है। ध्यान रखिए कि इन्होंने अपनी जनता को यह समझाया कि आपके ये राजनीतिक मांग हैं और आप ये राजनीतिक मांग मांगिए। और चूंकि उस समय उनकी स्थिति इस तरह से नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा विरोध करके, बहुत ज़्यादा झगड़ा झगड़ा प्रदर्शन करके कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी मांग को प्रशंसा पत्रों में छुपा करके ही दिया अंग्रेजों को। अब अंग्रेज माने या नहीं माने, उनकी नैतिकता और उनकी ज़रूरत और उनकी समझ थी। तो इनकी जो मांगे होती थी, मैंने पहले भी बताया, इनकी मांगों का जो सबसे पहला स्वरूप था ना, वो धर्मनिरपेक्ष था। ये धार्मिक आधार के किसी भी मांगों को ये नहीं रखते थे। साथ ही जो सामाजिक सुधार की जो मांगे थी उसको भी एक थोड़ा सा दूरी बना के रखते थे। मैंने पहले ही बताया कि इसका जो चरित्र था उसमें वो लोग शामिल थे जो उस समय में क्या कह सकते हैं, इसको आधुनिक में बोला जाता अपर कास्ट, यानी कि सवर्ण लोग थे। तो उनका चरित्र भी इस तरह का था, तो वो कैसे इस चीज़ को रख सकते थे। लेकिन अपने उच्चतर होने के बाद भी उन्होंने अपने मांग को धर्मनिरपेक्ष रखा। धर्म के किसी भी आधार को उन्होंने नहीं रहने दिया अपने इन मांगों में और साथ ही अपने किसी भी अधिवेशनों में। दूसरा, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए नींव रखा। देखिए, इन्होंने जो नींव रखी थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, कालांतर में उसी नींव पर पूरे भारत की राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी। इन्होंने ऐसा मजबूत नींव रखा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। नींवों में क्या था? अपने अधिकारों के लिए अंग्रेजों से मांग करना, धरना प्रदर्शन करना, लड़ना, झगड़ना, और जब जरूरत पड़े तो फिर उसके लिए अन्य और तरीकों को अपनाना। और एक चीज कि इसी के बाद अपने मांगों को मनवाने के लिए कांग्रेस ने विभिन्न वर्गों को जोड़ा, जिसमें कालांतर में मजदूर वर्ग भी थे, किसान वर्ग भी थे, महिलाएं भी थी और अन्य भी वर्ग शामिल थे जो तत्कालीन समय में उभर रहे थे या उभर चुके थे। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम जो लाभ प्राप्त हुआ था, हालांकि वो बहुत आंशिक लाभ था, उसका कोई बहुत ज़्यादा वो क्या कह सकते हैं इनकी मांगों के अनुसार वो नहीं था, लेकिन जो भी प्राप्त हुआ वो इन्हीं उदारवादियों के मांग का अथी था। 1892 के लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा, वो अलग कहानी है। तो उसी समय पहला बार भारत में प्रतिनिधित्व सिद्धांत का प्रारंभ किया गया। 1892 के जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसी में प्रथम बार प्रतिनिधित्व सिद्धांत का प्रारंभ हुआ भारत में। इसको ध्यान रखेंगे, मैंने मोटा से लिख दिया ताकि परीक्षाओं में ध्यान रहे। और इनकी मांगों के आधार पर ही इस चीज़ को रखा गया। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अंग्रेज से ये लोग बहुत मांगते थे, देते वो लोग कुछ नहीं थे। वो लोग देख ही रहे थे कि जाओ एक आध बार टटलाता है, कितना हम दिमाग लगाने जाए। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि ये भी राजनीतिक ऐसे नहीं थे कि ये बेवकूफ़ थे या इन चीज़ों को समझते नहीं थे, लेकिन ये अपने दायरे को भी समझते थे और अपने दायरे के ही अधीन रह के इन्होंने हम तत्कालीन जनता को प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया। गांधी ने जो बाद में उनका जो रचनात्मक कार्य होता था वही प्रशिक्षण जो उस समय प्राप्त हुआ था जन जन तक पहुंचाने का काम किया। गांधी ने जो भी आंदोलन किए, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, उनके बीच में गैप को आप देखिए कैसे उन्होंने गैप रखा। और इन आंदोलनों से क्या चेक करते थे या क्या करते थे, वो जनता को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़ा करते थे कि देखिए अंग्रेज कैसे हमारा शोषण कर रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं, आपको कैसे
गरीबी और जहालत के युग में रखा जा रहा है और खुद वो कैसे रह रहे हैं। और जिस दिन जनता जागृत हुई, अंग्रेज चले गए। सीधी सी ये बात थी। हालांकि मैं एक सार संक्षेप में बोल रहा हूँ, इस पर बहुत सारे किताबें लिखी गई हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, वो अलग चीज़ है। इनकी राजनीतिक मांगे साधारण परंतु आर्थिक मांगों का स्वरूप ब्रिटिश विरोधी होता था। अर्थात इनकी जो राजनीतिक मांगे थे वो तो साधारण थे, नहीं मांगते थे, लेकिन इनकी आर्थिक मांगों का जो स्वरूप होता था वो ब्रिटिश विरोधी होता था। आप देखिए, बोलते थे कि कृषि कार्य कम कीजिए, भारतीय उद्योगों को संरक्षण दीजिए, ये बहुत बड़ा चीज़ था। यदि भारत में उद्योग विकसित नहीं हो जाएगा तो फिर इंग्लैंड क्या करेगा यहाँ। इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद का पर्दाफाश किया। उस समय तक ब्रिटिशर्स ये बोलते थे कि हमने आपका आके कल्याण किया, हमने आपको नई दिशा दी, नई सोच दिया, नया सिद्धांत प्रदान किया। इन्होंने बोला कि देखो भैया, ऐसा है कि तुम इतना लूट रहे हो ना, कि लूटना बंद कर दो, उसके बाद हम भी नया नया सोचना प्रारंभ कर देंगे। जब भरपेट भोजन रहेगी और अपने नाव और अपने जहाज़ों में बैठ के घूमेंगे तो हम भी, जब दुनिया देखेंगे तो हम भी नई तरह से सोचने लगेंगे। पहले तुम ये बताओ कि तुम उसके अंदर में कर क्या रहे हो। ब्रिटिशर्स क्या जवाब देते कि उस नए सिद्धांत, नए विचार, नए आगमन जो ला रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने कितने कलुषित और कितने कुत्सित तरीकों से भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे। व्यवस्था में संवैधानिक सुधार एवं प्रचार। देखिए, व्यवस्था में संवैधानिक सुधार एवं प्रचार भी इनका मुख्य क्या कहते हैं देन था, कि जो भी व्यवस्था होगी, जो भी सिस्टम चलेगा, उस संविधान के मतलब जो संवैधानिक दायरा होता है उसी के अधीन चलेगा, उससे परे नहीं चलेगी। इसका श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। याद रखिए, इस सारे चीज का प्रारंभिक प्रयास का श्रेय इन्हें दिया जाता है। साझा सिद्धांतों पर आम सहमति बनाने एवं जागृति लाने का प्रयास। देखिए, ये सबसे बड़ा चीज है, इसको ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बैठती थी तो वहां से वो क्या कहते हैं, अपने अधिवेशन के बाद एक मांग रखती थी। उस मांगों में विभिन्न वर्ग होते थे। मान के चलिए कि कृषि कर कम करना होता था, तो जब कृषि कर कम होगी तो जमींदारों का हिस्सा कम हो जाएगा। या कृषि पर आधारित जो साहूकार वर्ग वगैरह थे वो भी कांग्रेस को चंदा दिया करते थे। तो इस तरह की मांगों में क्या करता था कि कांग्रेस वाले क्या करते थे कि बैठ के एक समायोजित विचारधारा रखते थे और साझा हित मांगते थे। इसके अलावा बहुत सारे वर्ग थे, मुस्लिम वर्ग थे, सिख वर्ग थे, अन्य भी बहुत सारे वर्ग थे। तो सबको, प्रतिनिधियों को बुला करके उनकी मांगों को रखते और एक साझा हित तैयार करते। इससे क्या होता है कि राजनीति में साथ चलने की प्रवृत्ति विकसित होती है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। मान के चलिए कि विभिन्न वर्ग हैं, सब बोलेगा ना हम ही, जो मांग दी हम ही। अब एक का मांग दूसरे के लिए खतरा, एक दूसरे का मांग तीसरे के लिए खतरा बन जाएगा। तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा करो, झगड़ो नहीं, एक साझा मतलब एक ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखो जिसमें सबका हित समाहित हो, और इसकी नींव उन्होंने रखी। राजनीतिक प्रयासों को इंग्लैंड में लोकप्रिय बनाया तथा जनता को जागृत किया। देखिए, ये जो लोग थे ये विदेश भी जाते थे, इंग्लैंड जाते थे और वहाँ के लेखनी में वहाँ के लोगों को जागृत करते कि देखिए हमारे देश में कैसे आपके यहाँ से आर्थिक शोषण को बढ़ावा दिया जा रहा है और हमारा देश जिल्लत और गरीबी के दलदल में फंसा हुआ। धीरे धीरे वहाँ की जनता ने समझा कि देखिए सही बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इनका यह प्रयास प्रारंभिक था, लेकिन कालांतर में जब आप 30-40 के बाद पढ़ेंगे तो कैसे ब्रिटिश जनमत भी भारत के शोषण में इंग्लिश मतलब अंग्रेजी सरकार को क्या कह सकते हैं, जवाबदेह मानती थी और मांगती थी कि वहाँ का जो शोषण हो उसको कुछ कम किया जाए, आज़ाद नहीं किया जाए। आज़ादी बाद में आया। तो ये इनके उदारवादियों के कार्यों का मूल्यांकन था। ये मैंने अपने स्तर से तथ्य लिखे हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन जो तथ्य लिखेंगे उसमें ध्यान रखेंगे कि इनके जो प्रारंभिक मांग की ऐसी बेस तैयार की जिसमें दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट थी। पहला धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप और दूसरा साझा हित। धर्मनिरपेक्षता का जो स्वरूप था आज भी हमारे भारतीय संविधान की विशेषता बनी हुई, और साझा हित का जो उन्होंने आधार रखा आज भी हमारे राजनीतिक वर्ग के लिए आदर्श बना हुआ है। पार्टियां आज हमारे यहाँ कोई भी हो, सब एक साथ जब बैठती हैं तो देखिएगा अपने साझा हितों को रखते हुए ही आगे बढ़ती है। तो ये था भारत में उदारवादी चरण, उसके कार्यप्रणाली, चरित्र एवं उनकी देन। अब परीक्षाओं में प्रश्न के अनुसार आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।